Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Morning students, how are you? स्टूडेंट मैं समझता हूँ और वहाँ से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट आप जानते हैं कि इस समय आप विद्यालय नहीं आ रहे हैं। एक वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होती रहे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप विद्यालय नहीं आते हैं तो आप घर पर नहीं पढ़ेंगे। आपकी ड्यूटी है पढ़ना। आज संकट की इस घड़ी में भी आप अपने घर के परिवार के अन्य सदस्यों को देखो कि आपकी माँ अपनी ड्यूटी करती है कि नहीं करते हैं, तो आप भी अपनी ड्यूटी करो। आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो, आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। विद्यालय में आपके लिए नोट भी उपलब्ध है, आप उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बच्चों, आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा जब मैं आपको वर्ण चैप्टर पढ़ाया था। अब आप स्वर वर्ण से परिचित हो चुके हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आप जान गए होंगे। मैं इसके आगे आपको पढ़ाया था मात्रा। मैंने मात्रा के बारे में बताया था कि स्वर के खंड चिन्ह को, स्वर के चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। बच्चों, आज मैं इसी चीज को आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। आप मेरा ये वीडियो को देखेंगे तो आपको मात्रा तो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यूकेजी में भी पढ़ कर आए हैं, तो थोड़ा सा हम आपको इसको रिवीजन करते हैं। आपके चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे। प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए एक चिन्ह बनाया गया। मैं उस चीज को लिखता हूं, जरा देखिए। पहले मैं यहां पर स्वर वर्ण लिख रहा हूं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 होते हैं। आप देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो स्टूडेंट स्वर वर्ण कुल 11। प्रत्येक के लिए एक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। अ के लिए हम लोग किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अ जो है प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वतः लगा होता है। इसको फिर आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अ का कोई चिन्ह नहीं होता।
आ का चिन्ह होता है। आ का चिन्ह होता है। बच्चों, मैं आपको स्वर के भेद भी पढ़ाया था और बताया था एक दीर्घ स्वर भी होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। तो यही जो है ये दीर्घ स्वर है और ये दो स्वर से मिलकर बना है। ये दो जब अ मिलता है तो ये आ बन जाता है। जब दो अ को हम एक जगह मिलाते हैं तो ये आ बनता है और इसीलिए इसको अ के तुलना में दुगुना समय इसके उच्चारण में लगता है। अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में अ से दुगुना समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें दो अ मिला और इसका चिन्ह इस तरह से होता है। एक हम खड़ी लाइन खींचते हैं। जब किसी भी व्यंजन वर्ण में आ को जोड़ते हैं तो उस व्यंजन के साथ जो स्वर जुटता है वह व्यंजन के साथ में मिल जाता है। जैसे हम बोलते हैं का, तो इसमें एक वर्ण क है और दूसरा वर्ण आ है और एक क और आ मिलकर का बना। यहां मैं स्पष्ट करता हूं, यहां पर अगर हम क में आ को जोड़ते हो बच्चों तो यहां ये बन जाता है का। अब इसका ये जो स्वर है ये हट जाता है और इसके बदले में इसका जो चिन्ह है यही आ जाता है। अगर आप इस आ के बदले में इस चिन्ह को भी लिख सकते हैं, क जोड़ आकार की मात्रा, फिर भी ये काय बनेगा क्योंकि आ लिखा तब और इसी आ के लिए ही ना हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आ भी लिखेंगे तो काय बनेगा और क में आ की मात्रा को भी जोड़ेंगे तो काय बनेगा। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों अब आप अच्छी तरह समझ गए कि इसमें आ जुटा हुआ है, दैट मीन्स आ की मात्रा लगा हुआ है और आ की मात्रा लगा हुआ है तो फिर जिस स्वर वर्ण की मात्रा हो वह बोलना है और उसमें कार जोड़ देना है। तो ये आ की मात्रा है और इसमें हम आ में कार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आ कार। अब हम इसको पढ़ेंगे क आ कार का। इसको पढ़ेंगे क आकार का। एक उदाहरण, एक दो उदाहरण अभी हम और लेते हैं। इसको अब हटाते हैं। अब एक और व्यंजन वर्ण लेते हैं च। अब इस च में जब हम आ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है चा। इसको हम पढ़ते हैं च और कौन चीज का मात्रा लगा हुआ है? तो आ का मात्रा लगा हुआ है तो पढ़ेंगे आकार। च आकार चा। अगर च में आप आ के बदले में इसका मात्रा सिर्फ लिख देते हो फिर भी बनता है च आकार च। अगर इसी तरह ल हो और उसमें आ लगा हो
तो ये बनता है ल आकार ला। अगर द है और इसमें सिर्फ मात्रा लगा देते हो तो ये बनता है। बच्चों अगर आपको 4 लिखना है तो यही हम चौ लिखते हैं, इसमें आकार की मात्रा लगाते हैं, र लिखते हैं, 4 हो गया। अगर हमको लाल लिखना है तो ये ल लिखते हैं और आ की मात्रा लगाते हैं और ल लिखते हैं, तो ये बन गया लाल। अगर हमको दाल लिखना है तो यही हम द लिखकर आकार की मात्रा लगाते हैं और ल लिखते हैं, तो ये हो गया लाल। तो इस तरह से हम शब्दों का निर्माण करते हैं आ की मात्रा। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट आप समझ गए हो। जैसे आपको चखना लिखना है तो यहाँ चौ में मात्रा नहीं लगेगा, हम चौ बोलते हैं, चा नहीं बोलते हैं। तो हम लिखेंगे च और ख और न आकार, न में आकार लग जाएगा तो ना बन जाएगा और ये हो जाएगा चखना। ये जिसमें जिस वर्ण में आ लगा रहता है उसमें हम आकार की मात्रा लगाते हैं। बच्चों मैं समझता हूं कि ये आकार की मात्रा अब आप समझते हैं। अब आइए हम लोग हरस्वी, यहां पर बच्चों मैं आपको क्लियर करता हूं, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ये 2 ई बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं ह्रस्व ई और इसको पढ़ते हैं दीर्घ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें 2 ई क्यों पढ़ना पड़ता है? दोनों जब ई है तो हमें एक ही से काम क्यों नहीं चल जाती? क्यों हमें 2 ई पढ़ना पड़ता है? हम एक ही ई पढ़ते नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों ई में अंतर है और अंतर सिर्फ उच्चारण में है। उच्चारण में अंतर है और वह अंतर है कि ह्रस्व ई को बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ को बोलने में कम समय लगता है और इस आ को बोलने में अ के दुगुना समय लगता है, क्योंकि ये 2 अ से मिलकर एक आ बना हुआ है। ठीक उसी तरह से यहां 2 ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बना है। कहने का मतलब है कि ह्रस्व ई से दीर्घ ई के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। इसलिए हम 2 ई को पढ़ते हैं। एक ई के उच्चारण में कम समय लगता है और दूसरे ई के उच्चारण में पहले से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व ई के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ ई के उच्चारण में ह्रस्व ई के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। तो ई का मात्रा है, ये किसी भी व्यंजन वर्ण के पीछे लगता है। ये ह्रस्व ई की मात्रा को पहचानिए, ये किसी भी व्यंजन वर्ण के पीछे लगता है, पीछे से लगता है। और ठीक इसके उल्टा दीर्घ ई की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे से लगता है। अब देखिए, आपको अगर क में ई जोड़ना है, क में ह्रस्व ई जोड़ना है। देखो बच्चों, ये 2 ई है तो दोनों का नाम है। पहले इस ई का नाम है ह्रस्व ई और इस ई का नाम है दीर्घ ई। क और ई को जोड़ेंगे तो क और ई मिलकर बन जाता है की। अब यहां ये क लिखते हैं और इस ह्रस्व ई की मात्रा जो है, ये चिन्ह है,
इसके बदले में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जिसको मात्रा कहते हैं, ये व्यंजन वर्ण के पीछे से लगता है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये किसी भी व्यंजन वर्ण के पीछे से लगता है। आप इसके बदले में क और ह्रस्व की मात्रा भी आप लिख सकते हैं और ये भी बनेगा। बच्चों, आपने यूकेजी में पढ़ा होगा, हो सकता है मे भी कि आपके किताब में भी दिया होगा, और इसको आप की लिखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बुक देता है। अगर ऐसे दे दे तो हो सकता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन के लिए बुक इस तरह के देती है, लेकिन ऐसा नहीं बात है। रियल ये है कि क में ई जोड़ते हैं तो ये की बनता है और ये ह्रस्वी है, इसलिए ह्रस्वी की मात्रा लगता है। और आप जान लीजिए कि ह्रस्व ई किसी वर्ण के पीछे से लगती है, आगे से नहीं लगती है। आगे से जो लगती है वह दीर्घ ई की मात्रा होती है, ये ह्रस्व ई की मात्रा नहीं होती। आप अभी देख रहे हैं ह्रस्व ई की मात्रा, ये किसी भी वर्ण के पीछे लगता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो भी यही बनेगा, यही बनेगा। अगर क और ह्रस्व ई बना है तो भी यही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व ई की मात्रा है, और ह्रस्व ई की मात्रा जब भी लगती है तो पीछे ही लगती है। इसलिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर ये आपने ऐसा पढ़ा है तो ये होगा और इस तरह है तो ये ऐसे बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको मात्रा को समझना है, आपको मात्रा को पढ़ना है, और ये भी देखना है कि ये मात्रा किसी वर्ण पर कब लगता है। कुछ मात्रा किसी वर्ण के आगे लगते हैं, कोई मात्रा किसी वर्ण के पीछे लगते हैं, तो कोई मात्रा किसी वर्ण के नीचे से लगते हैं, तो कुछ मात्राएं वर्ण के ऊपर से लगते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये जानना है कि ये कौन चीज क्या मात्रा है, और ये किसी वर्ण पर आगे से लगेगी या पीछे से लगेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं कई एक बार बता चुका हूं कि ये ह्रस्व की मात्रा है और किसी वर्ण के पीछे लगती है। इसी तरह से आप न जोड़ ह्रस्व ई, ये बनेगा नी, और न में इस ई के बदले आप ह्रस्व का चिन्ह लगाते हैं तो ये। अब दोनों के, अब इसके उच्चारण में चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि दो ई है और ये ह्रस्व की मात्रा है, तो ह्रस्व की उच्चारण में कम समय लगता है, तो आप इसको पढ़ेंगे का ह्रस्वीकार की। ई पर आपको जोर नहीं देना है, का ह्रस्वीकार की, न ह्रस्वीकार नी, द ह्रस्वीकार दी, ल ह्रस्व इकार ली, स ह्रस्वीकार सी, ग ह्रस्वीकार गी। आपको जल्दी बोल जाना है और आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। अब आइए दीर्घ ई। बच्चों, आपने दीर्घ ई देखा है,
दीर्घ ई, इसके ह्रस्व इकार से ह्रस्व ई से दुगुना समय लगता है, और इसका चिन्ह होता है ठीक ह्रस्व ई के अपोजिट होता है, ह्रस्व के अपोजिट होता है। ये किसी वर्ण के पीछे से लगता है और दीर्घ ई किसी वर्ण के आगे से लगती है, और इसके उच्चारण में ई पर जोर पड़ता है, क्योंकि यह ह्रस्व ई से दो ह्रस्व ई से मिलकर बना है, इसलिए इसके उच्चारण में ह्रस्व ई से दुगुना समय लगता है। अब यहां देखिए, अगर आप म में ह्रस्व ई जोड़ते हैं, सॉरी दीर्घ ई जोड़ते हैं, तो ये बनता है म दीर्घिकार मी। म में अगर इसके बदले में आप इसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो भी आपको यही बनेगा, स दीर्घिकार, स में ये दीर्घिकार बन जाएगा, और स में इसके बदले में आप मात्रा लगाते हो तो भी यही बनेगा। अब इसको हम पढ़ेंगे म दीर्घ इकार मी। अब यहां देखिए, यहां हम लोगों ने पढ़ा कि म में हम लोग ह्रस्व ई देते हैं तो ये बनता है मी। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे मी, इसको पढ़ेंगे मी, और इसको पढ़ेंगे मी। इसमें हमको दुगुना समय लगाना है, ये भी मी है और ये भी मी है, ये दोनों में अंतर है उच्चारण में। इसमें हमको मी को जल्दी बन जाना है और इसको हमको देर ले बोलना है, इसके दुगुना समय लगेगा, ये अंतर है। और इसीलिए हम दो ह्रस्वी और दीर्घ ई पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। किसी के ई में हमें ज्यादा समय लगाना पड़ता है और किसी के उच्चारण में हमें कम समय लगाना, ये इसके आधार पर ह्रस्वी और दीर्घ। तो बच्चों आप समझ गए हैं कि ह्रस्वी और दीर्घी क्या हो। फिर आपको जिस तरह से आपको, जैसे इसी में ठा आप जोड़ देते हैं तो मीठा बन जाता है। अब यहां देखिए, मीठा हम बोलते हैं मीठा, मीठा, तो हम ई पर जोर देते हैं, लेकिन जब हमको मिठाई लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिठाई, हम मी को जल्दी बोल जाते हैं तो हम इसके उच्चारण में कम समय लगाते हैं, इसलिए ह्रस्वी का प्रयोग करते हैं। और मीठा में हम लोग ई पर जोड़ देते हैं तो हम दीर्घी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको बच्चों कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं तो किसी शब्द का उच्चारण कर देखिए, जब आपको ई पर जोर पड़े तो आप दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे, और जब ई पर जोर नहीं पड़ेगा तो आप ह्रस्वी का प्रयोग करेंगे। जब आपको किसी ई पर जोर पड़ेगा तो आपको दीर्घी का प्रयोग करना है, और जब ई पर जोर नहीं पड़ेगा तो आपको ह्रस्वी का प्रयोग करना है। आइए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं ऊ में भी आपको देखिए दो ऊ पढ़ना है, एक ह्रस्व ऊ और एक सेम कंडीशन है। जो अभी आपने ई में सीखा वही चीज आप ऊ में भी सीखेंगे। ये ह्रस्व ऊ है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ ऊ के उच्चारण में ह्रस्व ऊ से दुगुना समय लगता है।
तो ये ह्रस्व ऊ है और ये दीर्घ ऊ। इसकी मात्रा इस तरह से होती है। ये किसी भी वर्ण में नीचे की ओर लगती है, ये नीचे से लगती है। जैसे अगर आप क में ऊ जोड़ते हैं, ह्रस्व ऊ, तो ये बन जाता है ऊ। अगर क में इसके बदले आप ह्रस्व के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो भी ये बनेगा स में ह्रस्व ऊ लिखते हैं तो ये बन जाता है सु, और स में जब हम इसके बदले में मात्रा का भी प्रयोग करते हैं तो भी ये बनता है। और इसके उच्चारण में कम समय। आप इसके उच्चारण कैसे करेंगे? तो क में हम ह्रस्व की मात्रा है तो पढ़ेंगे क ह्रस्व उकार कु, क ह्रस्व उकार कु, स दन स ह्रस्व उकार सु, दन स ह्रस्व उकार सु। जिस चीज की मात्रा लगा है मैं आपको पहले ही बताया हूं, उसमें वो बोलना है और उसमें कार जोड़ देना। ह्रस्व की मात्रा है तो अगर यहां लिखा हुआ है तो हम कहेंगे क ह्रस्व ईकार। अगर ये दीर्घ ईकार का मात्रा लगा है तो हम कहेंगे क दीर्घ ईकार की। यहाँ क में ह्रस्व की मात्रा लगा है तो हम कहेंगे क ह्रस्व उकार कु, स ह्रस्व उकार सु। तो बच्चों ये चीजें आपको समझना। अब आइए दीर्घ। ये दीर्घ भी दो ह्रस्व से मिलकर बना हुआ है और ये बन जाता है दीर्घ। इसमें भी ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है और इसका चिन्ह होता है, ये भी नीचे की ओर होता है। किसी वर्ण में ये नीचे की ओर आता है, ये अंतर है ह्रस्व और दीर्घ उकार में। ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार में ये अंतर है। अब आप लीजिए मां भा में आप दीर्घ ऊ जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा भा दीर्घ उकार भू। इसको पढ़ेंगे भा दीर्घ उकार भू। अगर यही भाव में आप इसके बदले जो मात्रा है ये लगाते हैं तो भी ये रहेगा। अगर भाव में आप दीर्घ उकार जोड़ते हैं तो ये बन जाता है फा दीर्घ उकार फू। प में आप दीर्घ उकार की मात्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है। इसको हम पढ़ेंगे भा दीर्घ उकार भू। जोर पड़ेगा, जहां ऊपर जोर पड़ेगा तो दीर्घ उकार। अगर जोर नहीं पड़ेगा, जल्दी उसका उच्चारण हो जाएगा तो इसका हम लोग हर्षुकार का प्रयोग करेंगे, और जब ऊपर जोर पड़ेगा उसके उच्चारण ह्रस्व से दुगुना समय में होगा तो हम इसका प्रयोग दीर्घ ऊ का प्रयोग करेंगे। ये किसी वर्ण के नीचे लगती है लेकिन र में इसकी स्थिति बिगड़ जाती है। अगर आपको र में ह्रस्व ऊ की मात्रा जोड़ना है तो आप र और ऐसे नहीं जोड़ते हैं, तब र में ये किसी वर्ण र के बीच से आता ऐसे है। ये हो गया र ह्रस्व उकार रू। और जब इसी र में आप दीर्घ ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तब ये, जैसा कि आप देख रहे हैं,
ये गोल होकर लगता है तो ये दीर्घ उकार की मात्रा होती है। ये र में इसकी स्थिति बिगड़ती है, ये र के नीचे से नहीं लगती है, इसके आगे बीच से ये लगती है। तो बच्चों आप ये भी समझ गए। अब थोड़ा सा हम आते हैं री की मात्रा की। री की मात्रा, ये इसकी मात्रा भी किसी वर्ण के नीचे से ही लगती है और ये ह्रस्व के अपोजिट हो जाती है। ह्रस्व की मात्रा स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा ऐसे लगती है और ये उलट जाता है, ये इसकी फिगर ठीक इसके अपोजिट हो जाती है। तो ये री। अब बच्चों री की मात्रा है तो हम इसको रीकार कहेंगे। हम क्या कहेंगे? रीकार। चूंकि ये री की मात्रा है इसलिए हम इसको रीकार पढ़ते हैं। जैसे अब आप किसी भी वर्ण में री की मात्रा को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है, इसकी चिन्ह लग जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं क रीकार क्री। री है तो हम पढ़ेंगे क्री, या क में हम लोग री की मात्रा को करेंगे तो ये भी यही होगा। म में हम लोग इसके रिकार की मात्रा करेंगे तो ये मृ हो जाएगा, म रिकार मृ। अगर हम लोग स में रिकार की मात्रा करेंगे तो ये हो जाएगा श्री। प में रीकार की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्री। त में रीकार की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ती। बच्चों अगर आपको कृत लिखना है, कृत, तो आप की री त लिखते हैं तो हो जाएगा किरीत। किरीत हो जाएगा, कृत नहीं हो। ये हो गया क ह्रस्वीकार की, र दीर्घिकार री, अत किरीत। ये इसको आप कृत नहीं पढ़ सकते हो, आप पढ़ोगे इसको किरीत। आपको लिखना था कृत और आपने लिख दिया किरीत, तो गलत हो गया। आपको यहाँ पर री का मात्रा लगाना है, क लिखना है और री का मात्रा लगाना है और तो कृत। आपको लिखना है मृग। अगर आप लिख देते हैं मार्तिकार मी र दीर्घिकार तो ये हो गया मीरीग। मीरीग, मृग नहीं हुआ, मीरीग हुआ। आपको म में रीकार का मात्रा लगाना है और ग लिखना, ये बन गया मृग। और स्टूडेंट्स ये ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के ही शब्द जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों में ये री की मात्रा लगते हैं। बच्चे अब आपको आ की मात्रा से भी शब्द लिखना है, ह्रस्व ई की मात्रा से भी शब्द लिखना है, दीर्घ ई की मात्रा से भी शब्द लिखना है, ह्रस्व ऊ की मात्रा से भी शब्द लिखना है, दीर्घ ऊ की मात्रा से भी शब्द लिखना है और री की मात्रा से भी शब्द लिखना है और पढ़ना है। अब अगले क्लास में मैं आपको ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार, विसर्ग, पदेन और रेप की मात्रा पढ़ाऊंगा। आप इसको पढ़े, बार बार अभ्यास करें, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही हम किसी चीज को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, हम बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी बार बार देखिए और आपके पास जो बुक है, स्कूल से में जो नोट है, इसको भी अब बार बार देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको
लाभ होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और घर पर बैठकर इस वीडियो को भी देखेंगे और इसको पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी। थैंक यू। Thanks for watching this video.